फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मिल रहे हैं किस लिए? तो आज हम लोग मिल रहे हैं कि एलपीपी को कैसे सॉल्व करें, इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। एलपीपी को सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर मैंने पिछले पार्ट में बताया हुआ है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग जरूर पार्ट 2 देख लें, तब ये पार्ट देखें और ज्यादा मजा आएगा। और अब मैं आगे की अगर बात करूं तो अभी हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग पूरा प्रोसीजर जो है यूज करते हैं किसी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपके सामने यहां बोर्ड पर एक एलपीपी लिखा हुआ है जिसमें मिनिमाइज करना है। मैंने बताया था कि आइदर आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, और किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पे कौन सा है? जेड, और जेड की वैल्यू क्या है? -3x + 4y। ओके, और ये जो हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए जाते हैं जिनका यूज करना होता है, और इन्हीं के हेल्प से हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आइदर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर विद दिस इलस्ट्रेशन। ओके, तो आप लोग जरूर पार्ट 2 देख लीजिए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं आपका होस्ट हूं, मैं आपका टीचर हूं, आपका गाइड हूं, आपका फ्रेंड हूं। माय नेम इज दिवाकर कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं दिवाकर वर्मा, विच इज द नेम ऑफ माय चैनल। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है बेनिफिट उठा सके इस वीडियो का। तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, और न केवल इतना कर रहे हैं बल्कि अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू यू ऑल। अब आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस इलस्ट्रेशन को। और यहां पर जो हमारे पास एक एलपीपी है, हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं प्रोसीजर को याद में दिलाते चलूंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने जब आपको प्रोसीजर बताया था पिछले पार्ट में, तो मैंने जो भी प्रोसीजर बताया था उसका पहला जो स्टेप था वो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लीजिए, राइट? तो यहां पर हम लोग पहले स्टेप को फॉलो करेंगे, और यहां पे जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला है x + 2y ≤ 8, एंड दूसरा है 3x + 2y ≤ 12। तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं, और इन्हीं दोनों कॉन्स्टेंट्स का हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालने वाले हैं। देन गेट रेडी फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले यहां पर हम ले रहे हैं, है ना? यहां पे मैं लिख देता हूं इसका वैसे सॉल्यूशन, ठीक है, आपको पता रहेगा। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, और सबसे पहले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ओके, ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनका हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहां पे निकालने जा रहे हैं। ओके, तो आर यू रेडी? आई थिंक यू ऑल आर रेडी। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। पहला जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास वो है x + 2y ≤ 8। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x + 2y = 8। दिस इज द फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर, सिंपल सा टेक्निक फॉलो करना है कि जहां पे इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी के साइन को हटाकर उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं? इक्वल का साइन दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। और अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको इसका आगे चलकर के ग्राफ ड्रॉ करना है, मैंने बताया है कि अगला स्टेप ये है कि ये जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस निकाल रहे हैं इनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि एक वैल्यू टेबल अगर हम बना लें तो वो काफी हेल्पफुल होता है। अरे यार, ग्राफ ड्रॉ करना तो आप लोग 10th क्लास में सीख चुके हो, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है हमारे लिए। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक वैल्यू टेबल तैयार करने, और वैल्यू टेबल जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर आपको वैल्यू टेबल तैयार करना है इस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, बेस्ट टेक्निक है कि आप एक बार क्या करो कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, और एक बार क्या करो कि y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो ये दो वैल्यूज आप ले लेंगे, तो इससे आपको 2 पॉइंट्स जनरली मिल जाते हैं। ओके, जनरली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4, और y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8। तो क्लियर है यहाँ पे कि हमने वैल्यू टेबल तैयार कर लिया किसका?
पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग आ रहे हैं इसके सेकंड इनइक्वालिटी पे या सेकंड कांस्टेंट पे। तो यहां पर सेकंड कांस्टेंट का अगर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालें तो वो ये होगा ना, ये हो जाएगा ना। क्या करना है मैंने बताया, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि आपको क्या करना है कि कोई भी कांस्टेंट आपको दे दिया जाए, कोई भी, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बेवरोध अगर आपको दे दिया जाए, तो यहां पर जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हटा करके आपको क्या करना है, उसके जगह पे इक्वल का साइन दे देना है और ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। वेरी सिंपल, याद रखने का। अब यहां पे इसके लिए भी हम लोग वैल्यू टेबल तैयार करेंगे और ये जो वैल्यू टेबल है बड़ा सिंपली तैयार होगा। एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए इस इलस्ट्रेशन के हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ कैन वी सॉल्व एन एलपीपी ग्राफिकली। ओके, जब आप पूरा प्रोसीजर को समझ जाते हैं देन फिर आपके जो बुक है आपके पास उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कोई ट्रबल होती है तो आप मुझे जो है बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, तो मैं जरूर उस पे आपको हेल्पिंग वीडियो डालूंगा। ओके, तो अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 अगर पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6, और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाले, उनका वैल्यू टेबल निकाल लिया। और अगर आपके पास 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी आपके पास कांस्टेंट होंगे उन सब के क्या करने हैं आपको, उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालने हैं और उनका इसी तरह से वैल्यू टेबल तैयार करना है, फिर आप ग्राफ इनका ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करने चलते हैं तो बहुत आसान है, ग्राफ ड्रॉ करना तो आप जानते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं, ये देखिए ये मैंने जगह बना दिया। अब हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक y एक्सिस ड्रॉ करना होगा और एक x एक्सिस ड्रॉ करना होगा और तभी हम लोग ग्राफ यहाँ पे बना पाएंगे। तो हमने ड्रॉ कर दिया, ये रहा आपके सामने, ये हमने x y एक्सिस ड्रॉ कर दिए। और अब देखिए जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो ना तो यू विल हैव टू टेक ए स्केल, आपको एक स्केल लेना पड़ता है और वो स्केल जो है अगर ये ग्राफ पेपर होता तो दैट वुड बी बेटर, आपको स्केल वहां पे ज्यादा क्लियर होता, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मैं यहीं पे आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो जो स्केल हम लोग यहाँ पे लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जब हम स्केल लेते हैं तो जो स्केल होता है वो हम लोग x और y एक्सिस पे हम लोग जनरेट लेते हैं ऑन x एंड y एक्सिस। तो देखिए नॉर्मली आप देखो क्या है कि स्केल जब आप लेते हो तो स्केल जो है आप x एक्सिस पे अलग ले सकते हो, y एक्सिस पे अलग ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं दोनों के लिए सेम स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंगे कैसे वो देखिए, जब भी आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो ग्राफ पेपर में क्या होता है कि बड़े स्क्वायर्स होते हैं और छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, करेक्ट। जैसे ग्राफ पेपर पे क्या होता है कि एक बिग स्क्वायर जो होता है उसके अंदर इस तरह से 10 लाइनें खींची होती हैं और कुल मिलाकर के इस तरह से क्या होता है कि 10 स्क्वायर्स होते हैं, छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, है ना, छोटे होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो छोटा स्क्वायर है और जो बड़े स्क्वायर है, हम लोग स्केल जो लेंगे हम लोग दोनों में से किसी के भी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, तो आइए जरा मैं देखता हूं कि मैं बिग स्क्वायर के अकॉर्डिंग लेता हूं। यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर होता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं स्केल ले रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यूनिट लेंगे। तो यहां पर देखिए जो वैल्यू टेबल हमारा है ना ये हमारी हेल्प करेगा। आप देखिए जो वैल्यू टेबल है वो मैक्सिमम वैल्यू उसमें है 8 और मिनिमम वैल्यू जो है वो है 4। तो आप जो है यहाँ पे जो स्क्वायर ले रहे हैं उसमें आप जो बिग स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको ऐसी चुननी है जिससे ग्राफ न तो बहुत बड़ा हो जाए और न तो बहुत छोटा हो। तो दोनों ही के बातों का ध्यान रखना हो। बहुत ज्यादा छोटा अगर ग्राफ है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अगर बहुत बड़ा ग्राफ है तो वो भी क्या होगा ना कि उसको ड्रॉ करने के बाद से जो है बड़ी दिक्कत होती है एक्यूरेसी वहां पे फाइंड आउट करने में। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप एक बिग स्क्वायर लेते हैं तो एक बिग स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा वो इस तरह से सोच के रखें कि ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा ना हो और ना तो बहुत ही एक्सट्रीमली छोटा हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करता हूं 2 यूनिट्स ले लेता हूं।
1 big square इज इक्वल टू क्या करता हूं मैं 2 यूनिट ले लेता हूं। ओके, तो अब यहां पर देखो जब हम 2 यूनिट ले लेंगे तो जो 1 big square है अगर वो 2 यूनिट का हो गया दोस्तों फ्रेंड्स, 2 यूनिट का हो गया, तब यहाँ पे आप 1 big square इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। फिर अगला big square जब जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। करेक्ट। इसी तरह से जब आप y एक्सिस पे जाते हैं, जब आप y एक्सिस पे जाते हैं ना, यहाँ पे y एक्सिस पे जब जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे big square वाइज, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिग स्क्वायर हमने क्या लिया 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हमने लिया, तो ये ग्राफ जो है 8 तक गया, यहाँ पे 8 तक गया। अगर हम 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए अगर हम 10 यूनिट्स ले लेते हैं तो यहीं पे 10 आ जाता, तो फिर ग्राफ बहुत छोटा हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वी डोंट नीड कॉम्प्लिकेशंस। ओके, हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को चीजों को क्या करना है, क्लियर करना है, ऑब्वियस करना है, इजी बनाना है। ओके है ना, तो उसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है। तो हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, क्या शानदार प्लॉटिंग है आप देख रहे हैं। अब इसके बाद से हम लोगों को इन दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब इनके ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आइए जरा प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। तो x इज इक्वल टू पहला पॉइंट देख लीजिए, x इज इक्वल टू क्या है 0 और y इज इक्वल टू क्या है 4। तो पहला जो पॉइंट है वो है 0 4, तो 0 4 है, तो 0 और 4 ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो है 8 0, यानी कि ये रहा 8 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है ना, इसको जो है ध्यान देकर के समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार 30 बार जाकर इस वीडियो को देखिए और फिर देखिए हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और पहला जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी है वो भी लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ये भूल जाते हैं, है ना, कि बाद में जब हम लोग पूरा ड्रॉ कर लेंगे ना तो फिर दिक्कत होने लगती है कि भाई कौन सा किसका ग्राफ है। तो लिख लीजिए ना भाई, जब आप लिख लेंगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 2y = 8, याद रहेगा। और अब इसके बाद से हम आ जाएंगे सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है 0 6 0 6 मतलब यहाँ। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है 4 0 4 0, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ये मैंने मिला दिया और वर्ड लाइन, ये हमने लाइन यहाँ पे तैयार कर दिया। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसका भी इक्वेशन लिख दीजिए, 3x + 2y = 8, सॉरी 12 माइनस 12। तो ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है और दोनों स्ट्रेट लाइंस के क्या मिल गए हमको, यहाँ पे ग्राफ मिल गए। नाउ मैंने बोला था कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस का, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप होता है कि आपको सर्च करना है व्हिच इज द फिजिबल रीजन, व्हिच इज द सॉल्यूशन रीजन, कौन सा एरिया जो है वो सॉल्यूशन एरिया है। तो यहाँ पर देखिए जब आप दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पार्ट, ये जो ग्राफ है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के कई हिस्से हो जा रहे हैं। एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये और इधर भी है। तो इन सब की हम बात करेंगे अभी। तो हम लोगों को ना जब फिजिकल एरिया या सॉल्यूशन एरिया ढूंढना होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक टेस्ट करना पड़ता है। मैंने बताया था कि टेस्ट करना पड़ता है। और टेस्ट कैसे करते हैं, आइए जरा देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके लिए टेस्ट। तो ये मैं यहाँ पे टेस्ट लिख रहा हूं और जो टेस्ट है ना कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। और वो टेस्ट कैसे करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि xy, जो xy है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। xy क्या है, व्हाट इज xy? xy जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है xy प्लेन में। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि xy के जगह पे हम लोग एक पॉइंट आर्बिट्रेरली चुन लेते हैं। आर्बिट्रेरली मतलब अपने मन से हम एक पॉइंट चुन लेते हैं। जनरली वो पॉइंट क्या होता है 0 0। जनरली क्या होता है, वो पॉइंट होता है 0 0, है ना, क्योंकि हमको 0 0 की लोकेशन पता होती है कि 0 0 जो है कहां पे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सीरियसली बताना चाहूंगा कि अगर स्ट्रेट लाइन में से कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर के पास करती है, अगर पास कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में टेस्ट करने के लिए आप 0 0 नहीं लेकर कोई और पॉइंट ले लीजिए, जैसे 2 0 ले लीजिए, 0 2 ले लीजिए। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट टेस्ट करने के लिए आपको लेना है जो स्ट्रेट लाइंस पे मौजूद ना हो। ये ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर टेस्ट करने पर जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट या फिजिबल रिजल्ट ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको फिजिबल रिजल्ट ढूंढना है, सॉल्यूशन रिजल्ट ढूंढना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने मन से आर्बिट्रेरली एक पॉइंट चूज करेंगे और उस पॉइंट, है ना, को जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, उनमें पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो सही रिजल्ट आ रहा है या गलत
आ रहा है। अगर सही रिजल्ट आता है, अगर सही रिजल्ट आता है तो ग्राफ फिजिबल रीजन उधर होगा जिधर पॉइंट होगा, और अगर गलत रिजल्ट आता है तो फिजिबल रीजन उस साइड में होगा जिधर पॉइंट नहीं होगा, यानी पॉइंट वाले साइड के अपोजिट साइड में होगा। तो मेरी बातें अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट अभी मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूं, फिर क्लियर होंगी, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 0 मैंने ले लिया, और उसके बाद से इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा दोनों कॉन्स्टेंट्स में, दोनों इनइक्वालिटीज में। तो आइए मैं देखता हूं यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज में मैं पुट करता हूं। तो अगर आप पहले में पुट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 0 <= 8। मैंने यहाँ पे 0 0 रख दिया, तो <= 8 आ गया। तो ये तो रिजल्ट सही है ना। जब 0 और 0 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो 8 से तो कम ही होगा, कम होगा। इट मींस कि ये रिजल्ट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। एंड जब आप सेकंड कांस्टेंट में रखते हैं तो 0 + 0 <= 12, ये भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो ये दोनों ही रिजल्ट क्या है बच्चों, ये ट्रू है, समझ रहे हैं। तो ये ट्रू रिजल्ट्स हैं। इट मींस कि जो विजिबल रीजन होगा, जो विजिबल रीजन होगा, वो स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स के उस साइड में होगा जिस साइड में दो ये पॉइंट है, 0 0 है। अब आइए जरा देखते हैं, हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अगर हमने 0 0 को पहले वाले में रखा, 8 वाले में रखा, पहले वाले में रखा और सही रिजल्ट आया, तो पहले वाले में जो विजिबल रीजन होगा वो इस साइड में होगा। इस साइड मतलब जिधर ओरिजिन है, जिधर 0 0 है, उस साइड में विजिबल रीजन होगा पहले लाइन के। दूसरे लाइन में भी ये रिजल्ट सही दे रहा है, तो सही रिजल्ट दे रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो होगा उस लाइन के इसी साइड में जिधर ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें विजिबल रीजन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को दोनों इनइक्वालिटीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। ये वाली इनइक्वालिटी भी और ये वाली इनइक्वालिटी भी एक्सेप्ट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कलर कर देंगे, इसको कलर कर देंगे हम। तो ये मैंने कलर कर दिया। कलर करने के बाद से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कौन सा जो एरिया है वो सॉल्यूशन एरिया है। तो सॉल्यूशन एरिया हम लोगों ने यहाँ पे पता कर लिया है ना। तो जब सॉल्यूशन एरिया हम लोगों को पता चल गया, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में राइज होगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा, तो वो क्वेश्चन ये होगा कि सर एक बात बताइए कि आपने जब बोला कि जो विजिबल रीजन है वो दोनों लाइंस के इस साइड में है, यानी ओरिजिन के तरफ है, तो ओरिजिन के तरफ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आता है, कुछ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट का भी है, कुछ हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट का भी है। लेकिन आपने जो कलर किया वो तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया, ऐसा क्यों सर, है ना। ये तो गलत बात है। तो भैया गलत बात नहीं है, अभी आपका ध्यान ना यहाँ पे नहीं गया है, तो जरा इन पर भी ध्यान दे दें, इन महानुभावों पर भी ध्यान दें। ये दोनों महानुभाव क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से ग्रेटर और इक्वल, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको x और y की कोई निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों निगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, और हमको निगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं। इसीलिए हम लोग किसी भी कीमत पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। यानी विजिबल रीजन जब भी होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि विजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब अगला टास्क है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव का है, क्या है याद रखिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमको मिनिमाइज करना है किसको, z को, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू। तो हमने जब आपको प्रोसीजर बताया था पिछले पार्ट में, तो मैंने बोला था कि जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है वो विजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे आता है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन है, एक तो ये है, फिर एक ये है, ये है और ये है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे, है ना, z का मिनिमम वैल्यू आएगा। अब हम लोगों को वो देखना है कि वो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा। तो हमको ये चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये तो पता है 0 0, ये तो पता है 4 0, ये तो पता है 0 4, लेकिन ये नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमको ये पॉइंट पता करना है,
क्या करेंगे आप? तो आपको करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व जब कर लेंगे तब हमको ये पॉइंट पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो पहला जो है वो है x plus 2y is equal to 8। दूसरा जो है वो है 3x plus 2y is equal to 12। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जरा माइनस कीजिए, घटाइए, माइनस माइनस। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x में से 3x घटाइए माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू पता चल गई, फिर y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। आप x का वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो 2 जब रखेंगे 2 जाकर उधर घट जाएगा, तो y हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो दिस पॉइंट इज 3। तो हम लोग को ये पॉइंट भी पता चल गया ना। तो ये पता चलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक वैल्यू टेबल तैयार करेंगे। किसका वैल्यू टेबल? z का वैल्यू टेबल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वैल्यू टेबल फॉर z। तो z के लिए वैल्यू टेबल तैयार करें। चलिए तैयार करते हैं, चलिए ना, चलिए तैयार करते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू टेबल यहाँ लिख देते हैं x y, यहाँ लिख देते हैं z। z इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे है -3x + 4y। अब हम लोग एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं और z का मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो पहला वैल्यू है 0 0, तो 0 0 पे z की वैल्यू आ जाएगी 0। और दूसरा है आपको 4 0, तो इससे वैल्यू आ जाएगी माइनस कितना 12, और बाकी ये तो 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 0 4, इसमें आ जाएगा आपको 16, और 2 3 है यहाँ पे, तो 2 3 जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 जब रखेंगे तो यहाँ पे -6, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 12, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। तो आपको मिनिमाइज करना था ना, आपको क्या करना था? यहाँ पे मिनिमाइज करना था। तो आप जरा देख के बताइए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है z का? तो यहाँ पे z की मिनिमम वैल्यू आ रही है -12। तो हम लोग इसका आंसर फाइनली लिखेंगे। कहाँ लिख रहे हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिखेंगे therefore z minimum is equal to कितना? -12 कब? at xy is equal to 4, 0। तो नाउ वी हैव गॉट द आंसर। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। नहीं, अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो इसको दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। आपकी खेती है, आप जब मन करे देखिए, आप 2 बार 3 बार देख लें, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं तो हूं ही, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और ये वीडियोस देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम लोग एक एलपीटी को बाय द हेल्प ऑफ ए सिचुएशन। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीबॉडी।